This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, दशमलव यानी कि डेसिमल। तो हमने सीखा था दशमलव आखिर होते क्या है और दशमलव कहाँ से आते हैं। फिर हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पढ़े थे। सबसे पहला था भिन्न को दशमलव में बदलना, यानी कि हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उसे हमें दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो हमने ये सीखा था। और दूसरा हमने सीखा था इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि कोई दशमलव संख्या दी गई है, उसे हमें भिन्न में बदलना है। तो दशमलव को भिन्न में बदलना, ये दो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे थे। तो चलिए, अभी इसी पे आधारित आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, उसको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रिकॉल टेस्ट। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 132/400 को दशमलव रूप में लिखना है। यू हैव टू राइट 132/400 इन डेसिमल फॉर्म। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 132/400 को दशमलव रूप में लिखना है। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और हैं आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करें। 20 सेकेंड। ध्यान से आंसर करना है बेटा, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। ध्यान से आंसर करें। 5 4 3 2 1। अच्छा चलिए, क्योंकि अभी तक काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें। 132/400 हमें भिन्न रूप में एक संख्या दी गई है, जिसे कि हमें दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किया है और जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, वो एक बारी अपनी कैलकुलेशन चेक करें। काफी बच्चों ने गलत आंसर किया है, एक बारी दोबारा चेक करेंगे।
सभी बच्चे एक बारी चेक करेंगे, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो आंसर करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं या फिर पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करें जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं। ओके, ठीक है। अच्छा चलिए, किस किस बच्चे ने क्या आंसर किया है एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है ए लिखें, जिस बच्चे ने बी किया है बी लिखें, जिस बच्चे ने सी किया है सी लिखें। आपने जो भी आंसर किया है उसे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, देखिए, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 132/400 को दशमलव रूप में लिखना है। यानी कि हमें एक भिन्न रूप की संख्या दी गई है जिसे कि दशमलव रूप में लिखना है। अब दशमलव में बदलने के लिए हमने दो तरीके पढ़े थे। कौन कौन से तरीके थे? पहला था हमारी भाग विधि, कि यदि आपको एक दशमलव की संख्या दी जाती है तो आप ऊपर जो संख्या दी गई है उसमें नीचे वाली संख्या का भाग देकर दशमलव संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरी विधि हमारी कौन सी थी? कि आप हर में, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है उसमें 10, 100, 1000 इस प्रकार की कोई संख्या बनाने की कोशिश करें। और यदि बन जाती है तो फिर तो हम जीरो के आधार पर डायरेक्ट ही दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह हमने पढ़ा था। तो चलिए, अभी मैं दूसरी वाली विधि से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। भाग विधि से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए 400 का भाग हमें नहीं आता है। ठीक है, तो हम इस वाली विधि से करते हैं, सेकंड विधि से। हम हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 132/400 है। मैं नीचे 400 में ऐसा मैं नीचे 400 में ऐसा क्या करूं जिससे कि यह 100, 1000 इस प्रकार से क्वेश्चन, इस प्रकार की संख्या बन जाए। ठीक है, तो मैं देखता हूं 400 है। यदि इसमें मैं 4 से भाग दे दूं तो यह 100 बन जाएगा। क्योंकि 400 में जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4 और बाकी दो जीरो की दो जीरो। तो 400 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 100 बार। तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसे 4 से भाग कर देता हूं या फिर 4 से काट देता हूं। ठीक है, तो यदि 4 से हम नीचे काटते हैं तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और डबल जीरो। और यदि ऊपर काटेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 तिया 12 और फिर यहाँ पे एक बचेगा, 13 में से 12 गए तो एक, और फिर से ये दो लिखेंगे तो 12 ही आएगा। 4 तिया 12, तो क्या आया हमारा? 33/100। अभी क्या हमारी नीचे 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बन गई क्या? बिल्कुल, नीचे 100 आया है। इसका मतलब क्या है कि नीचे दो जीरो है, तो ऊपर दो अंकों के बाद ही हम दशमलव लगाएंगे। तो ऊपर दो अंक कौन कौन से हो गए? एक यह 3 हो गया, एक यह 3 हो गए। दोनों 3 हो गए और इनसे पहले दो अंक हो गए, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 0.33, या फिर हम कह सकते हैं 0.33। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया कैसे हुआ ऑप्शन बी? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बारी वाई और एन लिखकर बताइए। अच्छा, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। और यदि समझ में आ गया है तो आप वाई लिखें।
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आपको अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो 1 मिनट आपको वेट करना है। अभी अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन दिखेगी। ठीक है। अच्छा, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बारी वाई और एन लिख कर बताइए। आप सभी को आवाज आ रही है ना? ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे जो भी हमें पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट आने चाहिए निचली क्लासेस के, यानी कि 9th ग्रेड तक के, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। अभी क्योंकि आपके सेट एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम किन की पढ़ाई करेंगे? आपके जो 8th ग्रेड यानी कि 10वीं क्लास के कॉन्सेप्ट है, जो कि सेट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हम, क्योंकि हमने पहली जो चैप्टर है हमारा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो उनका एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए, 10th ग्रेड के हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से आपका जो पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक होता है, वह होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आने चाहिए, वो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? दी गई संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह से भाग हो जाए, वह संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 4 है, तो 4 में मैं किस किस संख्या से भाग दे सकता हूं? देखिए, 1 का 4 में भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 का भाग दे सकता हूं मैं 4 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और मैं खुद 4 का भी भाग दे सकता हूं 4 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी कि 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, और 4 का भी भाग चला जाएगा। तो जिन किसी भी संख्याओं का भाग इसमें चला जाएगा पूरा पूरा, वह संख्याएं इसकी क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी, या फिर फैक्टर्स कहलाएंगी। ठीक है। तो 4 के यदि फैक्टर्स पूछे जाते हैं, तो क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स होंगे 1, 2 और 4। ये तीनों इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1, 2 और 4 जो है, वह संख्या 4 के पूरे पूरे विभाजक हैं। यानी कि इन तीनों का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 4 के गुणनखंड होंगे आपके 1, 2 और 4। ठीक है। ये तो था आपके गुणनखंड। फिर हम देखते हैं कि सार्वगुणनखंड क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में वह गुणनखंड जो सभी दी गई संख्याओं का गुणनखंड हो, सार्वगुणनखंड कहलाता है। अच्छा, हो सकता है आपको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हो, तो एक बारी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है? 4 और 18 के हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, 4 और 18 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 के हमारे गुणनखंड क्या क्या होंगे, यानी कि 4 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो हमने पढ़े हैं 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, जिनमें कि 4 4 में पूरा पूरा भाग चला जाए जिन भी संख्याओं से, वो 4 के फैक्टर्स होंगे। तो देखिए, 1 का भाग चला जाएगा 4 में पूरा पूरा, उसके बाद 2 का भाग चला जाता है 4 में पूरा पूरा, उसके बाद 4 का भाग भी चला जाता है 4 में पूरा पूरा। तो इन तीनों संख्याओं का 4 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इसलिए ये क्या होंगी? ये आपके 4 के गुणनखंड होंगे। ठीक है। फिर हमारी दूसरी संख्या क्या है? 18 यानी कि 18। तो हम देखते हैं 18 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो देखिए, एक तो होगा ही, एक तो हर किसी संख्या का गुणनखंड होता है, क्योंकि एक का भाग हर किसी संख्या में चला जाता है। तो एक तो आपका गुणनखंड होगा ही। उसके बाद 18 में 2 का भाग भी चला जाता है, 18 में 3 का भाग भी चला जाता है,
4 का नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, फिर 6 का भाग भी चला जाता है, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा और उसके बाद 18 का भाग चला जाएगा। तो ये जो 6 हैं ये सारे के सारों का भाग 18 में चला जाता है, इसलिए ये 18 के फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है 4 और 18 के सारू गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सारू गुणनखंड हमें वो देखने हैं जो कि इन दोनों के गुणनखंडों में क्या हो, कॉमन हो, कॉमन फैक्टर हो, यानी कि दोनों के ही गुणनखंडों में आ रहे हो, वो सारू गुणनखंड कहलाएंगे। तो हमने दोनों के पहले फैक्टर्स निकाल लिए, 4 के भी निकाल लिए, 18 के भी निकाल लिए। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमारे कॉमन है यानी कि दोनों में आ रहे हैं। तो देखिए, जो एक है वह भी दोनों में आ रहा है, इसका मतलब एक सार गुणनखंड तो एक हो गया। फिर आप देखेंगे तो देखिए दो भी दोनों में ही आ रहा है, तो दो भी आपका क्या हो गया है, सार गुणनखंड हो गया है। बाकी और कोई भी संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं आ रही है, इसका मतलब और कोई भी सार गुणनखंड नहीं होगा। तो आपके सार गुणनखंड क्या हुए, केवल और केवल एक और दो, ये दोनों आपके सार गुणनखंड है। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है या किसी को डाउट है? अच्छा, वैसे ये सब डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपका बस एक रिवीजन हो जाए। और यदि किसी स्टूडेंट को कहीं डाउट आता है तो आपको डाउट पूछ लेना है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम पढ़ते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अभी आप देखेंगे तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ाए थे कॉमन फैक्टर्स, और अभी हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कॉमन फैक्टर्स में जो भी सबसे बड़ा हो उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं के या फिर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखें। जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे आप, अच्छा 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है यानी कि हाईएस्ट है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF कहलाएगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने देखिए कॉमन फैक्टर ज्ञात किए थे दो संख्याओं के। तो सबसे पहले हमें जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, और उनमें जो सबसे बड़ा होगा वह हमारा कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। पिछले बार हमने सॉल्व किया था 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमें ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वही 4 के गुणनखंड निकाल लिए हमने, फिर 18 की गुणनखंड भी निकाल लिए, और हमने दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए थे। कितने आए थे, 1, 2। दो कॉमन फैक्टर आए थे 1 और 2। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, हम जानते हैं इन दोनों में से दो बड़ा है, इसलिए दो हमारा इन दोनों का क्या कहलाएगा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो दोनों का HCF क्या आ गया है, 2। ठीक है, 4 और 18 का HCF होगा 2। चलिए, अभी आप बताइए, आपको एक और मेथड बताया गया था HCF निकालने का, जो कि हमने काफी पहले पढ़ा था। किसी स्टूडेंट को याद है क्या, कोई बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है किस मेथड से हमने HCF निकाला था? कोई भी बच्चा? किसी को भी याद नहीं है? क्या सर? हमने एक और मेथड पढ़ा था HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने का, वो हमने पहले पढ़ा था। उस मेथड का नाम क्या था, किस मेथड से निकालते थे हम? अच्छा, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सुना है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन।
अभाज्य गुणनखंडन विधि, ये सुना है क्या कभी? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इतने कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बेटा एक बार अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए, शायद आपके नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ जी, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होती है? आपको जो भी याद है वो बता दीजिए अनम्यूट करके। किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो हमने अभी सीख लिया है एचसीएफ निकालना, कि आखिर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं 9 और 18, उनका एचसीएफ निकाल। दो संख्याएं हैं 9 और 18, इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 9 और 18 दो संख्या है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। अच्छा, आपको यदि फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि याद है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि वो याद नहीं है तो आप इस सारू गुणनखंड वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। 9 और 18 का एचसीएफ निकालना है सभी बच्चों को। एचसीएफ निकालना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें अभी कॉमन फैक्टर्स नहीं बताने, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो केवल एक ही संख्या होगी, वो संख्या लिखनी है आपको।
सभी बच्चे आंसर करें। ओके, चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। ठीक है, चलिए। अच्छा, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बारी आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे आपने कहाँ पर किया है यह क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, चाहे हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आप एक बारी कैमरा ऑन करके दिखाइए कहाँ पर सॉल्व किया है आपने। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हमें क्या करना है, 9 और 18 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं दोनों के। ठीक है, और कॉमन फैक्टर निकालने से पहले भी हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं दोनों के। तो चलिए 9 के फैक्टर क्या आएंगे, या फिर 9 के गुणनखंड क्या आएंगे, जो कि 9 को विभाजित कर सके या फिर जिनका 9 में भाग चला जाए। तो देखिए, एक का भाग चला जाएगा 9 में, 3 का भाग चला जाएगा और 9 का भी चला जाएगा। ठीक है, फिर हम 18 को देखते हैं। 18 किसका भाग जाएगा, एक का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा, 18 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए 9 के गुणनखंड और ये हो गए आपके 18 के गुणनखंड। फिर हम देखते हैं अभी इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब कि सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं। तो चलिए सार्वगुणनखंड देखते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा, यह भी इसमें कॉमन है, यहां भी है। तो सबसे पहला तो एक हो गया, उसके बाद 3 है, 3 में है, तो 3 भी सार्वगुणनखंड हो गया। उसके बाद 9 है और 9 है, तो 9 भी सार्वगुणनखंड हो गया। तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या हो गए, 1, 3 एंड 9। ठीक है, अभी हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो 1, 3 और 9 में सबसे बड़ा कौन सा है, हमें पता है 9 है। तो 9 आपका क्या होगा, HCF। 9 होगा आपका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। अच्छा, हमने भाग सीखा था। तो भाग मान लीजिए हमने कोई भी संख्या में इस तरीके से भाग दिया है। 25 में 4 से भाग दिया है तो कितनी बार जाएगा, 6, 4 छिक्की 24। 25 में से 24 घटाया तो एक बचा। हमें पता है इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सॉल्व तो हो सकता है, अभी आप कहेंगे कि सर दशमलव लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम दशमलव नहीं लगा रहे हैं, दशमलव का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक ही हमारा भाग हो सकता है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो कि आपको याद रखनी होगी, यूक्लिड डिवीजन में बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो टर्म कौन कौन सी है, जिसका भाग दिया जाता है, जिस भी संख्या का भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर। ठीक है, तो जिसका भाग आप देंगे उसे भाजक कहेंगे, जिसमें भाग देंगे उसे आप भाज्य कहेंगे, यानी कि डिविडेंड कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए जो भी भाग देने पर आपको फल मिलता है, जो भी आपको उत्तर मिलता है उसे क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे या फिर कोशंट कहेंगे। ठीक है, और जो भी आपका भाग देने पर शेषफल रह जाता है उसे हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहेंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कौन कौन सी, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल।
तो जब भी कोई हम भाग देंगे ये चारों चीजें निकालनी आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बारी और देखते हैं। देखिए जब मैं छोटा था आपकी एज पे था तो मुझे इनमें काफी कंफ्यूजन होता था, तो मैंने इनको कैसे याद किया हुआ था मैं वो बता देता हूँ। भाजक के लास्ट में क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो इसका मतलब जिसका भाग देते हैं, भाजक के लास्ट में भी के आ रहा है और जिसका के लास्ट में भी के आ रहा है, तो इसका मतलब जिसका भाग देंगे वही हमारा क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है, भाजक को तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आते हैं हम भागफल पर। तो देखिए पूरा भाग देने पर, यानी कि इतनी हमने मेहनत की, भाग दिया है, तो उसके बाद हमारा उत्तर क्या आया, फल क्या मिला हमें, 6। हमारा आंसर आया 6। तो यह हमारा भागफल होना, यानी कि भाग को देने पे जो फल प्राप्त हुआ क्या हुआ, 6। तो यह हमारा भागफल होगा। ठीक है। और जिसमें कि भाग नहीं गया है, जो कि बचा कुचा रह गया है, तो बचा हुआ क्या रह गया है, 1। अब इसमें भाग नहीं दिया जा सकता, ये बचा हुआ रह गया है, तो बचे हुए को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शेष। तो यह रह गया हमारा शेष फल। ठीक है। और जो भी बीच में रह रहा है उसे हम क्या कहेंगे फिर, भाज्य। एक ही बचा है भाज्य, तो जो बीच में होगा जिसमें भाग दिया जा रहा है वह हमारा भाज्य कहलाएगा। ठीक है। अब इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वह क्या होता है, भाज्य जो होता है वह भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए अभी यदि इस वाले फॉर्मूले को मैं हमारे इस भाग के लिए अप्लाई करता हूं या फिर इस भाग में लगाता हूं तो क्या आएगा, देखिए भाज्य क्या है, 25। तो भाज्य की जगह हमने लिखा 25 बराबर भाजक क्या है, भाजक है 4, तो भाजक की जगह पे लिखा 4 गुणा भागफल क्या है, भागफल है हमारा 6, तो भागफल की जगह पे लिखा 6 प्लस शेषफल क्या क्या है, शेषफल है हमारा 1, तो शेषफल की जगह पे लिखा हमने 1। तो यह हमारी फॉर्मूला लग गया, या फिर कह लीजिए ये आइडेंटिटी लग गई है। 25 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 1। और आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 25 है, अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 6 होगा 24, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका वही आएगा 25। ठीक है, तो ये हमने सही लिखी है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, तो इसका यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि आपकी 10th का पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का, उसमें यूज होगा। ठीक है। और इसका यूज हम बाकी एचसीएफ निकालने में भी करेंगे। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ, या किसी को कुछ भी डाउट है, वाई और एन लिखकर बताइए एक बारी, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या। भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि हम भाज्य को किससे दर्शा रहे हैं, भाज्य को हम ए से दर्शा रहे हैं, भाजक को हम बी से दर्शा रहे हैं, भागफल को क्यू से दर्शा रहे हैं, और शेषफल को किससे दर्शा रहे हैं, आर से दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए भाज्य और भाजक इनको आप याद रखें, ए और बी। और भागफल को क्योंकि इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं तो यहाँ से क्यू आया है, इसका पहला अक्षर लिया है क्यू, तो यहाँ से क्यू आया है। और शेषफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का भी पहला अक्षर आर, तो यहाँ से इसको आर लिखा है। ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है आपका भागफल, और आर क्या है आपका शेषफल। सभी बच्चों को यह याद होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अभी हम एक प्रमेय है हमारी जो कि क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और आपकी 10th में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर यह प्रमेय कह क्या रही है। यह प्रमेय कहती है दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, इन दोनों के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है
जिसे कि हम कैसे लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अच्छा अभी आपके इस प्रमेय से कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार हम एग्जाम्पल की सहायता से इसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आखिर ये कह क्या रही है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है। अभी हमने क्या माना, 10 और 3, ये हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, किस फॉर्म में, a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकता हूं। और इन दोनों पूर्णांकों के लिए q और r इनका मान फिक्स होगा। ये जो वर्ड है ना अद्वितीय, अद्वितीय क्या मतलब है कि इनका मान केवल और केवल एक फिक्स मान होगा, इनका मान बार बार बदलेगा नहीं। यदि आपने a और b ये दोनों फिक्स कर दिए, यानी कि भाजक और भाज्य आपने फिक्स कर दिए, तो आपका भागफल और शेषफल इन दोनों का मान भी अपने आप फिक्स हो जाएगा, यह बदलेगा नहीं। ठीक है, अभी जैसे हम करते हैं 10 और 3, हमने भाजक मान लिया है अपना 10, उदाहरण के लिए केवल भाजक है 10, सॉरी यह है भाज्य। 10 को हमने क्या माना है, भाज्य। तो 10 को हम मान रहे हैं भाज्य, और भाजक को कितना मान रहे हैं, 3। अभी हम इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करके देखते हैं। तो हमने a और b को फिक्स कर दिया है। a कितना माना है हमने, 10, और b कितना माना है हमने, 3। ठीक है, तो अभी हमें q और r का मान निकालना है। तो q और r का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 3 में भाजक का भाग देंगे भाज्य में, तो 3 तिया 9, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, a। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a क्या है हमारा 10, तो 10 बराबर b क्या है, भाजक, भाजक क्या है जिसका भाग देते हैं 3, तो यहाँ पर हो गया 10 बराबर 3, 10 बराबर 3। और q क्या होता है, q होता है कोशंट यानी कि भागफल। यहाँ पे भागफल का मान कितना है, भागफल का मान भी आया है 3, तो यहाँ पर गुणा में क्या लिखेंगे, 3 प्लस शेषफल, r क्या होता है आपका शेषफल, शेषफल कितना आया है यहाँ पर 1, यह हमारा शेषफल है, तो इसे हमने लिखा यहाँ पर प्लस में। तो हमारा क्या आया, यूक्लिड सर डिवीजन। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर इसका आंसर 10/10 होगा। क्या होगा, अच्छा एक बार आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से बोलेंगे। रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बार अनम्यूट करके दोबारा से बोलेंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर इसका आंसर 10/10 होगा। आंसर 10/10 होगा? नहीं बेटा, अभी हम आंसर तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। अच्छा अभी आंसर आपको बताना भी नहीं था, और आंसर इसमें कुछ है भी नहीं। अभी हम सीख क्या रहे हैं, अच्छा अभी हम यह सीख रहे हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है और इसे लागू कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, कि जो आपकी संख्याएं होती हैं a और b, तो आपकी मान लीजिए दो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उनके लिए q और r यानी कि भागफल और शेषफल का मान क्या आएगा, एक फिक्स मान आएगा। यदि आप भाजक और भाज्य इन दोनों को फिक्स कर देते हैं, तो आपका भागफल और शेषफल का मान भी फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है आपने भाजक और भाज्य तो फिक्स कर दिए, लेकिन शेषफल और भाज्य आपके शेषफल और भागफल आपके बदलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनका एक फिक्स मान हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि मान हमने दो चीजें ली, पहला लिया भाजक जो कि 10 है, फिर लिया भाज्य जो कि 3 है, इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया। फिर हम देख रहे हैं अभी Q यानी कि भागफल और R यानी कि शेषफल का मान क्या आएगा। तो हमने क्या पाया कि जो भागफल है वह आया 3 और शेषफल है वह आया 1। तो क्या यह सही है? तो अभी हम देखते हैं कैसे जांच करेंगे। देखिए 3 × 3 9 और प्लस में 1 10, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लागू कर सकते हैं।
तो हमारे Q और R के मान क्या है, इसे हम कंपेयर करते हैं किससे, A बराबर B गुणा Q प्लस R से। तो R का मान क्या आया यहाँ पर 1 और Q का मान क्या आया यहाँ पर 3। अच्छा देखिए, वैसे सिंपल सी बात है बस कि आपके जो भी भाजक और भाज्य हैं, यदि आप इनमें भाग देंगे, मतलब कि भाजक में भाज्य का भाग देंगे, तो शेषफल और भागफल का जो मान होगा वही Q और R के मान होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वही, Q को हम भागफल बोल रहे हैं और R को शेषफल बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है? यस सर। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया कि आपको यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का आखिर होती क्या है। यदि आपके भाजक और भाज्य फिक्स हैं तो आपके शेषफल और भागफल भी सेम आएंगे, फिक्स आएंगे। वो आपको समझ नहीं आया क्या आपको? अच्छा, समझ में नहीं आया तो भी आप एन लिख सकते हैं। सभी बच्चे वही करें। अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आया है। ठीक है, देखिए एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं कि आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती क्या है। तो यह प्रमेय यह कहती है कि यदि आप मान लीजिए आपके कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए चलिए 9 है और 2 है, ये दो धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान से समझेंगे। तो यदि आप इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को फिक्स कर लेते हैं, मतलब अभी आप इन्हें बदल नहीं रहे हैं, 9 और 2 है, तो जब आप 9 में 2 से भाग देंगे, 9 में 2 से जब भाग देंगे तो शेषफल का मान और आपके भागफल का मान यह भी फिक्स ही आने वाले हैं, ये भी बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब कैसे बदलेंगे नहीं, तो एक बार ही देखिए, इसे सॉल्व करके देखते हैं। 9 में भाग देंगे हम 2 से, तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 9 में से 8 घटाया तो क्या आया 1। ठीक है, तो हमारा भागफल क्या हो गया 4 और शेषफल क्या हो गया 1। तो आपसे क्या पूछ सकता है, Q और R के मान पूछ सकता है, तो Q क्या होगा, कोशेंट यानी कि भागफल, तो ये हो गया Q, R क्या होगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो यह आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है कि यदि आपने ये दोनों फिक्स कर लिए, यानी कि भाजक और भाज्य फिक्स कर लिए, तो आपके भागफल और शेषफल भी फिक्स हो जाते हैं। हो गए ना, यहाँ पर अभी भागफल आप 4 हो गया और शेषफल 1 हो गया। अभी यदि हम 9 और 2 को नहीं बदलेंगे तो क्या यह भाग करने का तरीका बदल जाएगा क्या हमारा, नहीं, वही भाग रहेगा और वही हमारे भागफल रहने वाला है, वही शेषफल रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, ए क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक, इनके लिए Q और R का मान क्या हो जाता है, अद्वितीय हो जाता है। अब अद्वितीय का मतलब क्या है, एक तरीके से आप मान सकते हैं फिक्स हो जाता है। और इन्हें हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हमने अभी पढ़ा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए भाज्य बी भाजा, क्यू आपका भागफल और आर आपका शेषफल। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है। क्लियर हुआ, अभी समझ में आया? महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, अभी समझ में आया क्या, या अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 84 और बी बराबर दिया है 4। ठीक है,
तो हम 84 में एक बारी 4 से भाग देकर देखते हैं, तो क्या आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 माइनस 8 हुआ 0, फिर हम 4 को उतारेंगे, 4 एकम 4, 4 माइनस 4 भी हुआ 0। तो हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ए का मान क्या है 84, बी का मान क्या है 4 इंटू क्यू का मान क्या है, ये क्वेश्चन हो गया भागफल 21, प्लस आर क्या है, आर यहाँ पे आया है 0। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आर है यानी कि शेषफल है, उसका मान 0 भी हो सकता है। शेषफल का मान आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल से तो हमें ये पता लगा। अभी हम देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। तो देखिए, 5 में यदि मैं 12 का भाग देता हूँ, 5 में 12 का भाग दे रहा हूँ, तो देखिए 5 में यदि हम 12 से भाग देंगे, तो अच्छा हमें दशमलव अभी के लिए प्रयोग में नहीं करनी है। ठीक है, दशमलव का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या 5 में मैं 12 से भाग दे सकता हूँ, क्या नहीं दे सकता, क्योंकि 5 छोटी संख्या है, 12 बड़ी संख्या है। तो कितनी बार भाग जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा, 0 बार भाग जाएगा। तो मैंने 0 बार भाग दिया, 12 गुना 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, और 5 में से 0 जाएगी तो 5 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसे मैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखूं, तो a क्या है 5, क्या है 12, और q क्या आया, q हमारा आया है 0। तो गुणा 0 प्लस r क्या आया है, शेषफल आया है आपका 5। ठीक है, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो भागफल है उसका मान भी 0 हो सकता है। यहां से निकला शेषफल का मान भी 0 हो सकता है, और यहां से निकला भागफल का मान भी 0 हो सकता है। तो हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि हमारे भागफल का मान भी 0 आ सकता है, और शेषफल का मान भी 0 आ सकता है, दोनों का मान 0 हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी एक चीज और समझेंगे। देखिए, जब भी आपकी यह आइडेंटिटी या फिर यह प्रमेय लिखी होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई होती है 0, आर और बी, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब पता है क्या, किसी स्टूडेंट को इसका मतलब पता है क्या, अच्छा इन चिन्हों का मतलब पता है क्या, ये बताइए। ये जो चिन्ह है इनका मतलब आपको पता है ना, वाई और एन लिख कर बताइए। सर छोटा बड़ा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, डिक्रीज इंक्रीज नहीं कह सकते, इसको छोटा बड़ा कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा लेस है कौन सा मोर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, इसमें यह कह रहे हैं कि जो आर का मान है, यानी कि जो शेषफल का मान है, अच्छा ये यहाँ पर यह नहीं आएगा, एक मिनट, ये नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्यों नहीं आएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका मतलब है कि जो शेषफल का मान है ना, वो आपका 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसका मुंह किधर की साइड खुला है, ओपन है शेषफल की तरफ, तो शेषफल बड़ा हो सकता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सुनाई नहीं दे रहा।
सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है क्या आवाज? क्या सभी बच्चों को अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है ना सभी को? ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से हम ये कॉन्सेप्ट एक बार फिनिश करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है कि शेषफल जो है वह भाजक से हमेशा छोटा होता है, और यह हमने भाग करके देखा भी है। हमारा शेषफल क्या आया है? 2, जबकि भाजक क्या है हमारा? 3। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। अभी मान लीजिए कोई बच्चा इस भाग को ऐसे करता है, 3 का भाग दिया 8 में, 3 एकम 3, 8 में से 3 घटाए तो क्या बचा? 5। ठीक है। तो अभी कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा भाग ऐसे भी तो मैं कर सकता हूं। तो ऐसे हम भाग को क्यों सॉल्व नहीं करते हैं? क्योंकि अभी यदि आप देखेंगे तो शेषफल जो है वह भाजक से बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब इसमें और भाग जा सकता है अभी तो। ठीक है। तो यह आपका एक तरीके से गलत है, क्योंकि आपका शेषफल भाजक से बड़ा आ गया है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप भाग करें जो भी शेषफल होगा आपका वह भाजक से छोटा ही होगा। हाँ, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी इसी समीकरण पे आधारित। क्या है क्वेश्चन? मैं किसी भी संख्या में मैं 4 से भाग देता हूँ, कोई भी संख्या है चाहे, तो उसके क्या क्या शेषफल हो सकते हैं? किसी भी संख्या में यदि मैं 4 से भाग देता हूं तो उसमें क्या क्या शेषफल आ सकते हैं? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। यदि किसी संख्या में 4 से भाग दिया जाता है तो उसमें क्या क्या शेषफल आ सकता है? ध्यान से आंसर करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि किसी संख्या में 4 से भाग दिया जाता है तो उसके क्या क्या शेषफल आ सकते हैं? अच्छा, हमें इस केस में भाज्य नहीं पता है, हमें भाजक का पता है। हमें भाजक का पता है, भाज्य का नहीं पता है। इसलिए क्या क्या हो सकते हैं, जो भी संभावनाएं हैं शेषफल आने की, वो लिखनी है आपको। जल्दी कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी मैं 4 दे रहा हूं, मान लीजिए कोई और संख्या दी कि यदि किसी भी संख्या में 4 से, 5 से, 6 से भाग दिया जाता है तो क्या क्या शेषफल आ सकता है? हमें 4 के लिए बताना है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है किसी भी संख्या में 4 से भाग दिया जाता है, यानी कि हमारा भाजक क्या है? 4 से भाग दिया जा रहा है, तो भाजक हो गया हमारा 4। ठीक है। अभी हम जानते हैं कि हमारा जो शेषफल का मान है वह कभी भी 4 नहीं हो सकता, या फिर 4 से बड़ा नहीं हो सकता। अदरवाइज वह यही वाला केस बन जाएगा। देखिए, क्योंकि उसमें तो फिर और भाग चला जाएगा। तो शेषफल हमेशा क्या होता है? भाजक से छोटा होगा, यह छोटे का साइन बना हुआ है। तो शेषफल का मान भाजक से कम होगा। अब कम क्या क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यह सभी 4 से कम है। ठीक है। अभी आप में से कोई स्टूडेंट का डाउट ये भी होगा कि सर नेगेटिव में भी हो सकता है। तो नहीं, हमारा शेषफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता।
तो इसलिए यहाँ पर लिखा है यह 0 के बराबर होगा या फिर हमेशा 0 से बड़ा होगा, या तो बराबर या फिर 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा, कभी भी भाजक के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए आपके शेषफल के क्या क्या मान हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3। इन तीनों मान में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका भाज्य क्या है, लेकिन 4 से हमेशा छोटा होगा, यह पक्की है, ठीक है, क्योंकि भाज्य 4 है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यदि समझ में आया है तो वाई लिखें, समझ में नहीं आया है तो एन लिखें। आप अपना डाउट पूछें और जिस भी बच्चे को क्लियर है वो जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यही तक थी। गुड नाइट सर।